हेलो, नमस्कार। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो 2018 में सीबीटी ऑन हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, जो 3 से 4:30 के बीच का था, 28/12/2020 का जो एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था, मतलब उसी दिन जिस दिन एग्ज़ाम 28/12/2020 को एग्ज़ाम जो हुआ था उसका 3 से 4:30 का सेशन का आज हम मैथ्स का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन के बारे में जो बोल रहा है कि cos 2 थीटा बराबर sin थीटा। देखिए cos का कुछ भी हो, cos x बराबर sin y तभी पॉसिबल है जब x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। ये तभी पॉसिबल है sin x बराबर होगा, cos x बराबर होगा sin इनके y के, ये तभी पॉसिबल जब x प्लस वाई कितना होगा 90 के बराबर होगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे x की जगह पे क्या है भाई, तो 2 थीटा है, और y की जगह पे क्या है, थीटा है। ये बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के, तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। जब थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 60 नहीं होगा, 30 होगा ना, सॉरी यहाँ पे 30 होगा। ध्यान से देखिए, ये 3 से घटेगा तो 30 बार में, तो थीटा बराबर कितना आएगा भाई, 30 डिग्री। 30 डिग्री आंसर होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे एक बात दिया हुआ है कि ध्यान से देखिए कि रूट अंडर 19 माइनस एक्स रूट अंडर 12 बराबर रूट 4 को 2 माइनस रूट 4 को 2 लिख सकते हैं, 2 माइनस रूट 3, यही लिखा हुआ है। देखिए अब थोड़ा ब्रेक करते हैं इसको, 19 माइनस एक्स रूट 12 को हम 2 रूट 3 लिख सकते हैं बराबर 2 माइनस रूट 3। एक बात बताओ आप, इसको रूट से निकालना है तो रूट के अंदर जितना भी है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो भाई रूट से बाहर निकलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि भाई परफेक्ट स्क्वायर में 2 ही चीज़ होता है। परफेक्ट स्क्वायर में 2 ही बात होती है, या तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा अंदर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो माइनस वाला ही दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर माइनस है, प्लस वाले में तो सारे प्लस होते हैं। तो एक बात बताओ, तो एक आप बात बताओ कि अगर ये रूट पे ध्यान दीजिए कि ये अगर रूट है यहाँ पे, तो इस बात को ध्यान देना है कि भाई ये 19 कहाँ से है, भाई ये 19 कहाँ से है। तो 2ab अगर इस पे ध्यान दें कि अगर ये 2ab के फॉर्मेट में है, 2ab के फॉर्मेट में है, तो ये 2 इंटू एक्स इंटू रूट 3 है। 2 से 2 कट गए, ए तो या तो x होगा या तो रूट 3 होगा। ठीक है, या तो x होगा या वो होगा। बात समझ में आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए कि हम थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। किसको ब्रेक करने हैं भाई, 19 रूट में x ये दिया हुआ है, जो देखिए जो दिया हुआ है ऊपर में यहाँ पे x है, वहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम थोड़ा ब्रेक करते हैं इसको। ठीक है, हम इसको ब्रेक करते हैं। 19 एक बात बताइए, 4 का स्क्वायर अब प्लस रूट 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, 4 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। और माइनस का x इंटू 2 रूट 3, ये सब रूट के अंदर है, ये सब भाई रूट के अंदर है। और बराबर में कितना है भाई, बराबर में बोलेंगे सर 2 माइनस रूट 3 है। तो आप एक बात बताओ कि अगर ये 4 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इसको हटाते हैं।
ध्यान से देखिए कि अगर हम इसको रूट को उस साइड लेके चले जाएं, रूट को किधर चले जाएं, उस साइड लेके चले जाएं, तो ये हो जाएगा 19 माइनस एक्स रूट 12 इज इक्वल टू, इस पे रूट लग जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर, तो रूट 4 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 माइनस 2ab, तो कितना होगा, तो 4 रूट 3। ठीक है, 4 3 7, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 7 माइनस एक्स, और 12 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 3 बराबर इधर माइनस का 4 रूट 3, तो 19 में से 7 गया 12, यहाँ पे कितना हो गया 12 माइनस एक्स 2 रूट 3 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है माइनस का 4 रूट 3। ठीक है, अब थोड़ा हम इसको ऊपर ले आते हैं, इसको हम थोड़ा ऊपर लेके आते हैं, कॉम्प्लिकेशन तो थोड़ा है इसमें, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नहीं है व्हाइट बोर्ड पे ये सब। अभी बात बताओ कि इधर 12 है बराबर ये x 2 रूट 3 x 2 रूट 3 माइनस 4 रूट 3, अगर 2 रूट 3 कॉमन ले ले बराबर बराबर 2 रूट 3 कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2। अभी 2 रूट 3 से रूट 12 बार में कटेगा, क्योंकि रूट 2 रूट 3 का वैल्यू ही क्या होता है 12 होता है, तो इधर कितना आ गया, इधर आपके पास बच गया 2 रूट 3 और उधर माइनस 2 जो है इधर आएगा तो प्लस का 2, यही x का वैल्यू हो जाएगा, यही x का वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आया, यही x का वैल्यू हो जाएगा। देखिए 2 रूट 3 से 2 रूट 3 से 2 रूट 3 से मैंने 12 कटा दिया, 2 रूट 3 का मतलब रूट 12 ही होता है, तो ये रूट 12 बार में कट जाएगा, और 2 रूट 3 यहाँ से निकालनी है, तो रूट 12 का वैल्यू 2 रूट 3, उधर का ये माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2, तो x का वैल्यू कितना है भाई, ऑप्शन में, ऑप्शन में बिल्कुल है। ठीक है, हम थोड़ा दूसरी तरीके से अप्रोच कर देते हैं इसको, लेकिन ये सही है। अब एक बात बता रहा है इसमें, देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन मतलब p का वैल्यू कुछ दिया हुआ है और q का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, तो हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2, तो 2 में इससे गुना करेंगे तो 0.4 को 2.2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0.2, ये हो जाएगा बाई 0.4 माइनस 2, इससे कट जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस पूरे का सॉल्यूशन, इस पूरे का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई 2 प्लस 0.5 माइनस 2, तो 2 और 0.5 2.5 और माइनस 2 बराबर कितना होगा 0.5। हम आपको एक बात बता रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सॉल्यूशन केवल 0.5 है, तो p का वैल्यू मेरा कितना आ गया भाई, तो p का वैल्यू आ गया आपका p बाई क्यू जब निकालना है तो p का वैल्यू आ गया 0.5। ठीक है, p का वैल्यू कितना आ गया 0.5। अब मैंने बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सॉल्यूशन आपका कितना आ रहा है 0.5, तो 2 में से 0.5 जाएगा तो 1.5, और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो 1.5 में से 1 जाएगा। ठीक है, नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है q वाला लिख दे रहे हैं, q इज इक्वल टू 2 माइनस 0.2 2 माइनस 0.2 2 माइनस 0.2 कोस्ट में 0.2 इंटू 2, कोस्ट में है 0.2 इंटू माइनस 1/2 इंटू 2, भाई 2 से 2 खत्म। मैंने बताया यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कितना रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, अभी ऊपर देख लीजिएगा सॉल्यूशन कि 2 माइनस ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा रहा है 0.5 और माइनस 1, तो ये इससे मिलके 1.5 बनेगा,
और 1 घटेगा 0.5, क्यू का वैल्यू भी कितना आ गया 0.5, तो यहाँ पे हम रख देंगे 0.5, कट जाएगा 1, ऑप्शन में है 1, बिल्कुल है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी के बारे में पूछ रहा है। एक बात याद रखना कि एफिशिएंसी जो होता है, एफिशिएंसी बिल्कुल टाइम का उल्टा होता है। अब बी जो है, बी का 20% का मतलब क्या होगा भाई 1/5, तो बी ए की तुलना में अगर ए लिख दें यहाँ पे बी लिख दें तो बी जो है ए की तुलना 20% कम होता है। अगर ये 5 है तो कितना 4 है, तो ये 4, तो ये कितना होगा 3। और देखिए ए के बारे में इसी 4 का वैल्यू 12 बोल रहा है, तो 4 का वैल्यू अगर 12 होगा, यहाँ 5 है ना, तो 4 का वैल्यू अगर 12 होगा तो 5 का वैल्यू यहाँ पे कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर 15। नेक्स्ट, इफिशियंसी जो जिस रेशियो में होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा, बस ये जानना जरूरी है। फिर से वही बात देखिए कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4, इफिशियंसी टाइम 3 अनुपात कितना है भाई 4, ए और बी के, तो इसका टाइम का रेशियो 4:3 होगा। ए किसी कार्य को 12 दिन में, तो 4 का वैल्यू अगर 12 है तो 3 का वैल्यू। नेक्स्ट, अरे 2600 राशि जो है, 2600 धन राशि का मतलब क्या होगा, धन राशि मतलब प्रिंसिपल, तो 2 भागों में इसलिए इस प्रकार बढ़ता है। P1 पहला वाला धन का 10%, यहाँ पहले भाग का लिखा है प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 वर्ष, 5 वर्ष का साधारण ब्याज। दूसरा क्या होगा P2, यहाँ पे दूसरे भाग के बाद 9 के से 9% के हिसाब से 6 वर्ष का, 100 से 100 खत्म, ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 5 10। अब एक बात बताओ आप लोग कि अगर हम यहाँ पे लिखे कि P1/P2 इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, 9 में 3 से गुना करेंगे 27, 5 में 5 से गुना करेंगे 25, तो 27 और 25। प्रिंसिपल भाई ओवरऑल कितना दिया है, प्रिंसिपल ओवरऑल कितना दिया है, तो बोले कि सर प्रिंसिपल ओवरऑल 2600 दिया है, और यहाँ पे ओवरऑल 7 5 12 2 4 52 है। ठीक है, तो 52 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया भाई 2600। अब आपसे एक बात पूछना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 10% की दर से, और ये पहला वाला प्रिंसिपल है, पहला वाला प्रिंसिपल है। 52 यूनिट का वैल्यू अगर 2600, तो पहला वाला प्रिंसिपल कितना है भाई 27 यूनिट, 13 से 4 बार में, 13 से 200 बार में, 4 से 50 बार में, 27 में 5 से गुना कीजिएगा तो 135 होगा, उस पर 0 लगा दें, आंसर चेक करते हैं कितना आ रहा है 1350, बिल्कुल सही 1350। बस यही करना था, यहाँ पे प्रिंसिपल ऐसा ही बराबर करना है, तो PTR प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, बस इनको PTR/100 पे रख के सॉल्व करना है। ये बात बहुत ही लॉजिक वाला बात है। यहाँ पे देखिए वो जो क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली 8 भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या करने के बाद जो कटने वाली है शुरू से कि माध्य, और पहली 8 भाज्य संख्याओं का माध्य का अंतर बताना है। ठीक बात बताइए कि पहली भाज्य संख्या 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 एक इवन प्राइम नंबर है, 2 एक सम अभाज्य संख्या है, 3 भी नहीं ले सकते हैं हम, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे, 10 लेंगे, 12 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 12 13 14 लेंगे और 15 लेंगे। ये भाज्य संख्या हो गई। और अभाज्य संख्या में 2 3 5 7 11 13 ये सब लेंगे नंबर हम। 13 15 नहीं होगा, 17 होगा, 17 नहीं होगा, 19 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको जोड़ लेना है।
तो भाई इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जोड़ के 5 और 9 2 11 11 9 20 20 और 28 28 और 34 और 4 38 1 2 3 4 3 7 78 ये 9 7 16 3 19 20 7 27 7 35 35 और 3 38 और 2 40 1 2 3 4 4 8 हो गया। कहीं गलती है, कुछ कहीं गलती लग रहा है हमको। फिर से करते हैं इसको। 5 4 9 सीधा करते 6 4 10 8 18 18 9 9 9 8 17 27 27 10 37 37 2 39 10 49 49 4 43 53 53 63 63 5 68 10 78 ठीक है। 9 7 16 16 3 2 5 5 10 17 1 18 10 28 28 3 31 10 41 7 48 10 58 58 9 77 58 9 67 10 77 होगा, नहीं है। 9 7 16 3 20 7 5 12 3 और 77 होगा। तो इनका डिफरेंस भाई कितने का है? तो बोले कि सर इनका डिफरेंस भाई 1 का है और हमको औसत निकालना है। तो संख्याएं कितनी है? 8 है। तो इनके डिफरेंस का औसत कितना हो जाएगा? 1/8 1/8 ऑप्शन 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका फिर से वीडियो में आप फिर से देख लीजिएगा मैंने इसको कैसे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे नेक्स्ट हो जाए यार। हाँ देखिए कि वो नंबर पूछ रहा है जो 12 18 और 15 से विभाज्य हो, लेकिन वो एक पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। एक बात बताओ कि जो भी नंबर 12 15 18 से कटेगा तो उसमें 12 तो आना चाहिए। तो भाई 4 मिल गया और 4 एक पूर्ण वर्ग है। 12 आने के लिए हमको 3 चाहिए, लेकिन 3 चाहिए तो 4 3 12 तो हो गया। फिर हमको 18 भी चाहिए। उसमें एलसीएम क्या होता है? हर नंबर उसमें चाहिए। तो भाई एक और 3 चाहिए, क्योंकि 3 में 3 से मिलेगा 9 9 2 18 हो जाएगा। अब भाई 3 मिल गया, 4 मिल गया, 15 भी चाहिए। तो 15 बनाने के लिए 5 चाहिए, तो 5 में 3 से 15 बनेगा। लेकिन एक पूर्ण वर्ग बनाना है तो 4 तो पूर्ण वर्ग है, 3 में 3 पूर्ण वर्ग है, एक और 5 से गुना कर देंगे, ये भी पूर्ण वर्ग बन गया। तो 4 3 12 3 36 5 180 5 900, यही इसका आंसर होगा। बस देखिए जो भी डिवाइड होगा, जो भी है वो एलसीएम होगा, और एलसीएम में सारा नंबर होना चाहिए जिससे डिवाइड करें। तो इसीलिए पहले सारे नंबर को मैंने डाल लिया, उसके बाद देखें कि कौन सा नंबर, कौन सा एक नंबर कम हो रहा है, उसको डाल दिए, फिर से आगे आंसर। अब यहाँ पे एक बात बोल रहा है, देखिए कि बॉयज और गर्ल्स के बारे में बात बोल रहा है कि लड़के लड़कियों के मिलाकर औसत आयु कितने हैं? तो 16.8 बीच में लिखेंगे। लड़कों का औसत आयु 15.4 और लड़कियों का औसत आयु 18.2। तो 18.2 में से अगर इसको घटाएंगे 16.8 को, तो ये कितना होगा? 12 में से 8 गया 4, 7 में 6 गया 1.4, और 16.8 में से अगर ये 15.4 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये भी हो जाएगा 1.4। 1.4 से 1.4 कट जाएगा, 1:1। लड़का का अगर 1 होगा तो लड़कियों का भी 1 होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण दिया हुआ है जो संतुष्ट करता है, ठीक है, 0 के बराबर। बात ये करते हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर हम डिवाइड कर दे x से, तो ये x से x कटेगा तो x से x, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे +1/x बराबर x + 1/x बराबर 2। एक बात जान लो कि जब x + 1/x बराबर 2 तो x बराबर वैल्यू कितना पुट करेंगे? 1।
तो वहीं एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू, तो ये 1 माइनस 1 बराबर कितना भाई 0। सीधा बात x प्लस 1 बाई एक्स, याद रखना कंडीशन कि इफ x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 देन x इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये बात याद रखना, यही इसमें यूज करना है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम काम करेंगे क्या भाई, तो हमको x का वैल्यू चाहिए तो √2 को उधर लेके चले जाएंगे, तो √x इज इक्वल टू √3 माइनस √2 बोथ साइड स्क्वायर, तो ये तो x हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो 2√6, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6 हो गया आंसर बोथ साइड स्क्वायर करके। यहाँ पे बात बोल रहा है कि p इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है और q इज इक्वल टू इतना, तो p बाई क्यू पूछ रहा है, p बाई क्यू। एक बात बताओ कि 0.3 का ये होल स्क्वायर है, ये 0.03 का होल स्क्वायर है और ये 2ab के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये a माइनस a का वैल्यू पॉइंट कितना है 3, अब b का वैल्यू 0.03 और ये a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है और बटा q का वैल्यू कितना 0.54। तो अगर 0.3 में से 0.03 घटाएंगे तो आप भी बताओ कितना आएगा, तो 27 आएगा, 0.27 आएगा बटा में 54, ठीक है। लेकिन ये स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं स्क्वायर की बात, तो एक काम करते हैं कि भाई 0.27 इंटू 0.27 लिख देते हैं बटा में 0.54, एक पॉइंट से पॉइंट खत्म, 27 दूनी 54 और ये नीचे 100 डाल देते हैं। कितना डाल देते हैं बोले सर 100 डाल दीजिए, 100 डाल देते हैं, पॉइंट हटेगा तो 2 से ये 27 कितनी बार में कटेगा, तो बोलिए कि सर 13.5 बार में कटेगा और बटा में कितना है 100 है, तो ये 0 हटाने के लिए इस पॉइंट को 2 डिजिट और आगे ले जाएंगे तो 0.135 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट था, पहले पॉइंट कहाँ था, यहाँ पॉइंट था, अब 100 नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो हटाने के लिए 2 डिजिट और आगे ले जाना पड़ेगा, तो पॉइंट आ जाएगा अब यहाँ पे, तो 135 हो जाएगा, 0.135 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है। नेक्स्ट, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन है, तो पहले अंदर का करने फिर पहले बाहर का इधर ही का कर लेते हैं, इसके कोई मतलब नहीं, 2 से 2 कटेगा, यहाँ बच गया 1/3, अंदर कर लेते हैं, ये 1/3 1/2 कितना हो जाएगा भाई 3/4 तो लिखा हुआ, अंदर कितना होगा 1/6 प्लस 5/6 गुना 4/21, 1/3 माइनस 3/4, 5 1 6/6 कितना है 1 गुना 4/21, 3 से कट जाएगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं उसे, 4 से 4 खत्म, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में, तो ये 1/3 बच गया माइनस ये 1/7 बच गया, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 3/21 4/21, ये आंसर होगा, ऑप्शन में है बिल्कुल। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हम इस पे बात बता रहे हैं, इसमें बात बोल रहा है कि ABC एक समानांतर चतुर्भुज ABCD, तो इस समानांतर चतुर्भुज, एक मिनट थोड़ा हम अच्छी जगह पे ले लेते हैं इसको, खाली जगहों की पूर्ति करे वाला हाल है कि भाई ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर का मतलब ये होता है ABCD, पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज, इसका आमने सामने की भुजा बराबर होती है, पैरेलल होता है और बराबर होता है, जैसे आपका आयत में होता है, आयत मतलब रेक्टेंगल में होता है। इसमें एक बात बोल रहा है कि BC बराबर C, BC को इस प्रकार बढ़ाया, BC को E तक किस प्रकार बढ़ाया जाता है, तो BC को बढ़ा देते हैं आगे, इस BC को आगे बढ़ा दिए तो जितना ये है उतना ये भी हो गया, ठीक है। और कुछ बोल रहा है इसमें, जरूर बोल रहा है, ध्यान से देखिए, ACCD को
AC CD को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। AC जो है, AC नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, AE बोला है कि BC को E तक बढ़ाया गया। AE जो है, AE जो है P, ये पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है भाई। एक बात बताओ आप, हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, P को हटा देते हैं, ठीक है। P आपका यहाँ पे हो गया, P हो गया, देखिए ये हो गया P, इस पॉइंट पे आपको ये काट रहा है। अब इसका बोल रहा है रिलेशन कि ABE, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर होगा। मतलब ABE का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, बस कंपेयर कर रहा है किससे, रेस्पेक्ट में। बस एक बात बताओ कि जब ये भुजा पैरेललोग्राम में इसके बराबर है और क्वेश्चन के हिसाब से ये इसके बराबर है, तो ये वाला साइड भी AB CE जो है, CE जो है AD के बराबर होगा। अपोजिट वर्टेक्स एंगल, अपोजिट वर्टेक्स एंगल बराबर होता है भाई, ठीक है। जब दो पैरेलल लाइन होते हैं, जब दो पैरेलल लाइन होते हैं तो ट्रांसवर्स लाइन जब काटते हैं तो अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये जब लाइन, ये लाइन और ये लाइन, देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों अगर पैरेलल है पैरेललोग्राम में, तो ये इंटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल बराबर होगा, दो एंगल बराबर। तो इसमें ये तीसरा एंगल यहाँ पे और ये तीसरा एंगल बराबर है। पहले तो ये सिमिलर है, बाकी इनकी एक एक भुजाएं बराबर है, मतलब ये सर्वांगसम है। मतलब ये वाला एरिया भाई, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया पैरेललोग्राम के इस एरिया के बराबर है। और इस ट्रायंगल का बाकी जो एरिया बचा है इधर का, ये वाला, ये तो खुद पैरेललोग्राम के अंदर है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये वाला एरिया अगर पैरेललोग्राम के इस हिस्से के बराबर है और त्रिभुज का बाकी ये एरिया पैरेललोग्राम के इस हिस्से के बराबर है, इस हिस्से के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि इस त्रिभुज का एरिया जो है पैरेललोग्राम के बराबर होगा। क्या होगा, पैरेललोग्राम के बराबर होगा। नेक्स्ट, आप वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि ये हमसे बोल रहा है क्वेश्चन कि सर कि एक भिन्न के अंश उसके हर से दो कम है। मान लेते हैं कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर, जैसे n और d, तो नोमिनेटर मान लेते हैं x - 2 है और डिनोमिनेटर x है। तो भाई हो गया नोमिनेटर डिनोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो गया x - 2। तो अंश क्या है भाई, दो कम है। बोल रहा है क्या कि यदि अंश में 2 से गुना किया जाए, मतलब नोमिनेटर में 2 से गुना किया जाए और डिनोमिनेटर में 3 से गुना कर दिया, तो ये 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 9। तो ये 2 से कट जाएगा एक बार में, 3 से कट जाएगा 3 बार में। अब एक बात बताइए कि x का वैल्यू अगर 3 है और x - 2 का वैल्यू कितना है, अगर 1 है, तो इसमें पूछ क्या रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भाई एक आ गया आपका नोमिनेटर, डिनोमिनेटर 3 आ गया, तो आंसर हो गया 1/3। नोमिनेटर x - 2 जो है ये वाला, ये कितना है, 1 है। डिनोमिनेटर x कितना आ गया भाई, 3 आ गया, तो हो गया 1/3, खत्म काम। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए कि A B किसी काम को, A किसी कार्य को 20 दिन में, अब B अकेले उसको 30 दिन में कर सकता है। तो भाई A और B के बारे में देखते हैं, तो A 20 में, A कितने में, 30 में, तो इनका एलसीएम कितना, 60। 20 - 3 = 60, 30 - 2 = 60, मतलब इफिशियंसी आ गया 3 और 2 का AB का। बोला कि अन्य कार्य कारण A कार्य को पूरा होने के पहले कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य को B 5 दिन में करते हैं। भाई B अगर 5 दिन में शेष कार्य को करेगा तो पूरा कितना काम करेगा, लास्ट में 10 दिन, 10 काम। तो 10 काम अगर निकाल दे तो ओवरऑल काम पहले कितना हुआ है, 50। और इसी 50 काम को, और इसी 50 काम को A के जाने से पहले A और B ने किया होगा। तो A का एफिशिएंसी 3 और B का एफिशिएंसी कितना हो गया, 5 एफिशिएंसी से कितना दिन लगाएंगे, तो 10 दिन लगाएंगे, 10 दिन लगाएंगे, 10 डेज लगाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है
इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस स्थिति में कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेगा। भाई 10 दिन तो, 5 दिन तो अंत के लास्ट के 5 दिन तो बी ने काम किया है, और ए के जाने से पहले ए जब था तो 10 दिन दोनों ने मिलकर काम किया है। क्या दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया है, और बाकी जब ए छोड़ के गया तो बी ने 5 दिन काम किया, तो 10 और 5 कितना हो गया भाई, 15 दिन। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/2 5%, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/2 5% की ब्याज दर से 1/3 8% और बाकी से 1/2 और 1/3 पे ध्यान दे, तो इसका 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6। कितना होगा भाई, 6 को मान लेते हैं हम, 6 को मान लेते हैं हम 60, 3 बार में भाग में बांट रहा है, तो 1/2 कितना होगा, तो बोलिए सर 30 होगा। 1/3 कितना हो, तो बोलिए कि 1/3 20 होगा, तो 30 और 20 50, तो यहाँ पे 10। अब एक बात है कि पहले वाले को 5% पे, तो एक बात बताओ, 30 का 5% कितना होगा, 1.5 होगा। फिर बताओ दूसरे वाले को 8% पे, दूसरे वाले को 8% पे, तो बताओ दूसरा 8 दूनी 16, 1.6 हो जाएगा, ये 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और तीसरे वाले को बोल रहा है 10% पे, तो अगर इसका 10%, तो 10 का 10% कितना होगा भाई, तो बोलिए कि 0.1 होगा, 0.1 होगा, या 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई ओवरऑल कितना मिला है भाई, तो ओवरऑल मिला है 6 5 11 की 1 2 3 और 1 4, 41 का मिला है भाई। कितने पे मिला है ये भी चेक करना पड़ेगा। अब क्या पूछ रहा है आगे, तो उसकी दर निवेशित, अब बोल रहा है लास्ट में कि ओवरऑल इसको कुल ब्याज कितना मिला है भाई, 820 रुपया, तो इसको ओवरऑल चाहिए। तो भाई बताइए कि हमने पूरा प्रिंसिपल कितना माना है, 60, प्रिंसिपल कितना माना भाई, 60। और एक बात बताओ कि 4.1 जो आया है, 4.1 जो है इंटरेस्ट, वो 820 रुपया में होगा बराबर, तो हमको तो 60 निकालना है, तो यहाँ से कटेगा एक 0 ऊपर, 41 से 200 बार में, और 200 में 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000। आंसर 12,000, खत्म काम। देखिए जैसे होगा वो हमने इसको छोटा करके बता दिया। अब एक समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। बात देखिए कि समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। भाई ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें PQR इसके मिड पॉइंट है, AB के मिड पॉइंट P, BC के मिड पॉइंट Q और AC का मिड पॉइंट R। मिला देते हैं इनको। बोल रहा है कि त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर लंबा है। तो भाई त्रिभुज PQR का एरिया, भाई PQR त्रिभुज के अंदर है, तो पहले एक बात समझ लीजिए कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के, अगर उसके साइड के मिड पॉइंट एक दूसरे को टच करके एक अगर त्रिभुज बनाता है, एक ट्रायंगल बनाता है, तो वो सब का जितना भी अंदर बचा है उसका सब बराबर हिस्सा होता है। मतलब एक रेशियो में सब होता है जब मिड पॉइंट को टच करता है। तो एक बात बताइए कि भुजा कितना दिया है इसका, तो 3/4। भुजा कितना है भाई, 4 गुना ये पूरा एरिया आ गया। जब पूरा यहाँ ये पूरा का वैल्यू अगर इतना आ गया, तो हमको ये एक हिस्सा निकालना है, मतलब हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म, √3 इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है भाई। √3 बटा भुजा स्क्वायर A², √3/2, √3/4 एरिया, √3/4 क्या निकालते हैं हम लोग, √3 इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया √3/4 इंटू A², और A का वैल्यू कितना था, 4, तो इसीलिए 4. अब PQR के बारे में पूछ रहा है, तो PQR कितना है भाई, 1/4 हिस्सा है, पूरे का 1/4 हिस्सा है। अगर पूरा 4 है तो ये, इसे 4 से डिवाइड करते हैं, √3 आ गया। ये क्या हुआ,
एक सेकेंड, ये था ना, हाँ ये हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई बताइए 10 सेंटीमीटर, 8 मीटर और 6 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। भाई किसी भी, ये एक बात कर रहा है, ये एक घनाभ के बारे में बात करता है, क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? और क्यूबॉइड एक घर के, अगर हम बड़े से बड़े, अगर किसी भी छड़ को या किसी भी बड़े चीज को रखना चाहते हैं तो हम ऊपर वाले कॉर्नर से, यहाँ से नीचे वाले कॉर्नर इस बीचों बीच रखेंगे, और इसी को विकर्ण बोलते हैं, घनाभ का। और घनाभ जो क्यूबॉइड का जो विकर्ण डायगोनल होता है, उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, रूट में कितना हो जाएगा 200, और 200 को हम लिख सकते हैं 10 रूट 2, खत्म काम। नेक्स्ट भाई x बराबर a sin t, y बराबर b sin t, हमको a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर निकालना। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a sin t, तो a बाई एक्स बराबर 1 बाई साइन टी, 1 बाई साइन टी को हम cosec t भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पे b बाई वाई दिख रहा है हमको, तो हम वहाँ से y बराबर b tan t, ठीक है। तो हम b बाई वाई निकालेंगे, b बाई वाई अगर निकालेंगे तो भाई 1 बाई tan t हो जाएगा, और 1 ये हो जाएगा cot t भी लिखते हैं। और इन दोनों को अगर स्क्वायर करेंगे तो ये भी बुआ स्क्वायर हो जाएगा। और पूछ रहा है कि a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटन वाई स्क्वायर। कोई बात नहीं है, देख लीजिए क्वेश्चन वही दिखा रहे हैं। तो एक बात बताइए कि इसका वैल्यू कितना है, पहले वाले का इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू आया है a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का वैल्यू आया है cosec स्क्वायर टी माइनस इसका वैल्यू क्या है भाई cot स्क्वायर टी। आपको बात पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 आंसर होता है। आप ट्रिगोनोमेट्री में शुरू में पढ़ेंगे तभी ये जान जाएंगे कि ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। नेक्स्ट √3 इकाई मतलब √3 यूनिट वाला समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। भाई परिवृत्त मतलब बोल रहा है सर्कल की बात कर रहा है। अगर ये एक ट्रायंगल है, इसके बाहर से जो सर्कल बनता है इसका रेडियस पूछ रहा है। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, तो r इज इक्वल टू डायरेक्टली निकालते हैं a बाई √3। ए का वैल्यू कितना है भाई √3 बाई √3, आंसर कितना 1, खत्म काम। नेक्स्ट एक वस्तु पर 12% लाभ पर बेचा जाता है, 12% लाभ। यदि इसे 33 रुपये अधिक बेचा जाता है 14%, 12% की जगह 14% का लाभ हो रहा है, मतलब 2% अधिक लाभ हो रहा है। लेकिन हमको अधिक फायदा भी हो रहा है कितना रुपए का 33 रुपये का। वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस 100% होता है हमेशा, 2 से कटा देंगे 50 बार में, तो 5 3 15 5 3 15 1 16, एक जीरो लगा देंगे 1650 आंसर। नेक्स्ट एक बात बोला है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक इलेक्शन हो रहा है उसमें 2 कैंडिडेट्स हैं। जो विजयी उम्मीदवार है, विजयी मतलब जो जीतने वाला है, उसे कुल मतों का 48% मत मिलता है, ठीक है। विरोधी मत उम्मीदवार 6800 मत प्राप्त करता है, जो कुल मतों का 34% है। भाई अगर 34% का वैल्यू 6800 है तो 100% टोटल वोट्स हुए होंगे, तो 68 से 200 बार में कटेगा। तो मतलब भैया टोटल आपका कितना आ गया, टोटल आ गया 20,000।
इधर ले प्लस वाले और इधर हो गए माइनस वाले, हारने वाले। तो अगर इसको 6800 मिला है तो इसको मिला है भाई। क्वेश्चन में बोला है, देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन में बोला है कि विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला है। तो एक बात बताओ कि 20,000 का 48 दूनी 96,96 मिलेगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने मार्जिन से जीतता है, मतलब कितने वोट से जीतता है और अमान्य मतों की संख्या। भाई सीधा बात है कि हम डायरेक्ट जीतने वाला निकाल लेते हैं कि वोट इसको मिला है 9600, इसको मिला 6800। तो 0 0 16 में से 8 गया 8, 8 में 2800। ऑप्शन चेक करेंगे, हमको आंसर चाहिए। पहला मार्जिन वाला 2800 ऑप्शन कौन सा है भाई? ये क्वेश्चन खत्म, आगे निकल जाएगा जो भी होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट है, ध्यान दीजिए। कंडीशन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 इफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ab। बात अलग है कि यहाँ पे ए पी स्क्वायर है, बी क्यू स्क्वायर है और सी माइनस आर स्क्वायर है। बात समझ में आ रहा है? तो एक बात बताइए, तो ये क्यूब होगा, पी पावर 6 को पी स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्यू पावर 6 को क्यू स्क्वायर का होल क्यूब और माइनस आर स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, और इसके बराबर अगर 3abc लिखेंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर ए मान ले, क्यू स्क्वायर बी मान ले, सी को मान ले अगर माइनस का आर स्क्वायर बराबर 0, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो भाई लिखा हुआ है तो हम इसके जगह लिख सकते हैं इसको। यह पूछ रहा है कि पी क्यू प्लस क्यू क्यू माइनस आर क्यू भागा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये भाग डिवाइड के पहले वाला जो भाग है उसके लिए उसका तो मेरा क्या आ गया, माइनस का कितना आ गया भाई, माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर, और डिवाइड करना है किससे, पी स्क्वायर आर स्क्वायर और क्यू स्क्वायर से। इससे तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल क्या, 3 बचेगा क्या, केवल 3 बचेगा। और ऑप्शन 3 किधर है भाई, -3, नेगेटिव बचेगा। देखिए नेगेटिव बचेगा। अब आप लोग सोचिए सर ये कैसे हो गया, देखिए हम बता रहे हैं थोड़ा खोल के यहाँ पे कि लिखा होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। भाई इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। उसी टर्म में है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर हम क्यूब फॉर्मेट में इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पी क्यू, तो पी स्क्वायर का होल क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का होल क्यू माइनस प्लस माइनस आर स्क्वायर का होल क्यू माइनस 3 ए की जगह पे पी स्क्वायर, बी की जगह पे क्यू स्क्वायर और सी की जगह पे माइनस आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये माइनस इसके साथ प्लस बना देगा और जब उस साइड जाएगा LHS बराबर ये भी क्या होगा भाई, ये भी 0 के बराबर, ये भी हो जाएगा 0 के। बात समझ में आया? तो अगर ये पॉजिटिव बन गया तो उस साइड जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर फिर से कट देंगे, इसीलिए -3 आंसर आया था। ठीक है, बाकी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम डायरेक्टली बताते हैं कि भाई सम मेरा कितना होना चाहिए, 1500। सब तो जोड़ने में 1500 ही आना चाहिए। लेकिन एलसीएम की बात करें तो इसको देखेंगे ये कटने वाला कौन सा है। लास्ट में 21 दिया तो 21 3 और 7 से भी कटता है। ठीक है, तो 9 डिजिट जोड़ते हैं, 9 7 16, 16 3 19, 19 से 25, 25 से 26, 3 से कट ही नहीं रहा है 26। 11 से कटा के देखते हैं, जब 3 से नहीं कट रहा है तो 21 से भी नहीं कटेगा, खत्म काम इसका।
7 4 11 4, ये भी नहीं कटेगा, खत्म। नेक्स्ट देखते हैं 16379। 11 से डिवाइड होने के लिए इसके ऑड डिजिट और इवन डिजिट का डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो 9 3 12 1 13 और 7 और 6 13, 0 आ गया। ये 11 से कटेगा और 11 से कटने वाला ऑप्शन यही है, खत्म का। अब यहाँ पे देखिए भाई, इसमें बोलेगा 2001 में कंपनी ने द्वारा अर्जित 6300 करोड़, 2010 में 8100 करोड़, 2015 में 10,800 करोड़ था। 2001 से 2010 के बीच, 2010 से 2015 के बीच राजस्व, तो 2001 से 2020 के, तो 6300 8100 का अंतर कितना होगा भाई, बोलिए 1800 होगा सर। 2001 से 2010 बोला है ना यहाँ पे, और दूसरा 2010 से 2015, तो 2010 से 8100 से 2015 10,008, यहाँ पे अंतर कितना का है, तो यहाँ बोलेंगे सर यहाँ पे 2700 का अंतर है। 2 0 से 2 0, 9 से 9 दूनी 18, 9 3 27, ऑप्शन खत्म का। नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है कि कक्षा X बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360 है। 10% छात्र A में, 20% B में, 30% C में और 40% D ग्रेड में है। दिए गए पाई चार्ट A और B द्वारा प्राप्त कुल संख्या, तो भाई A और B में 10 और 20 कितना हो गया, 30%। तो 360 का 30% मतलब 3/10, 1 0 से 1 0, 36 3 108, खत्म का। नेक्स्ट, यहाँ पे इनके हिस्से के बारे में 3 व्यक्ति हैं, उनका हिस्सा कितना भाई, 1/2, 1/3, 1/4। अब इनका ओरिजिनल हिस्सा निकालना है तो इसको हटा दो, तो 3 चौक 12, इसका निकालना है तो इसको हटा दो और 4 में 2 से गुना करो, 4 दूनी 8, इसका निकालना है तो 4 हटा दो, 3 दूनी 6, 2 से 3 कर जगह 6 4 3, और 6 4 3 अगर इनका रेशियो आया है तो इसी 6 4 3 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया भाई, तो 6 4 3 का वैल्यू हिस्सा ओवरऑल 15,600 रुपये दिया है, और 6 4 3 9 6 4 10 3 13 का वैल्यू दिया हुआ है। सबसे बड़ा हिस्सा 6 यूनिट है, 13 कम 13 13 दूनी 26 1200, और 12 5 60 12 6 7200 रुपये, खत्म का। नेक्स्ट, वह छोटी छोटी संख्या जो ज्ञात कीजिए, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बजाय। सबसे छोटी संख्या 4 अंक तो 1000। हमको पता है कि 1000 में सबसे, मतलब अगर इजी देखे तो 30 का स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900। अब चेक करते हैं कि 900 और 1000 के बीच में क्या होगा, तो हम चेक करेंगे भाई 31 का स्क्वायर कितना होता है, तो 31 का स्क्वायर 961। अब बताइए कि 1000 से कितना कम है, 961, 39 कम है, आंसर खत्म। किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए 6 पावर n माइनस 5 पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा, भाई 6 का पावर n कितना भी हो जाए, इसका लास्ट डिजिट 6 ही आएगा, यूनिट डिजिट, और 5 का पावर n कुछ भी रख दीजिए, इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो 6 में से 5 गया 1। यूनिट डिजिट के बारे में पूछ रहा था कि इनका अंतिम अंक हमेशा क्या आएगा, घटा रहे हैं यहाँ पे, तो घटा दिए 6 में से 5 1। 6 का कुछ भी निकाल दो, 6 का 2 तो 36, लास्ट में 6 आएगा, 6 का 3 216, लास्ट में 6 ही आएगा। 5 का कुछ भी निकाल लो, 25 25, 5 का क्यूब 125, 5 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट का अंतर इनका कितना आएगा, 1। अच्छा, 4 सप्ताह का बात बोला है। 4 सप्ताह में बोल रहा है कि निम्न तालिका, ये जो दिया है इसमें 2018 के 4 सप्ताह के लिए और गुणवत्ता के लिए क्यू मान दर्शाया गया है। फरवरी महीने में कोलकाता और दिल्ली में एक क्यू आई की औसत में कितना अंतर है, तो पहले सप्ताह में अंतर कितना है, 306। 1 मिनट भाई, पहले सप्ताह का अंतर कितने का है, जस्ट ए सेकेंड,
हम दिखा रहे हैं। तो बोलिए सर पहले सप्ताह का ये जो अंतर है ना, तो घटा लेते हैं, तो 48 से 56 का अंतर है, प्लस 56 का अंतर है ना, नहीं 58 का अंतर है, 58 का अंतर है। दूसरे हफ्ते में कितने का अंतर है भाई, तो 8 में से 6 गया 2, 42 का अंतर है। तीसरे हफ्ते में कितने का अंतर है, 14 में से 6 गया 8, 6 में से 4 28 का अंतर है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव अंतर है, तो नेगेटिव निकालेंगे, तो 6 में से 236 में से 172 घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 64 हो जाएगा। और 4 हफ्तों का है, तो इसका 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 2 10 18 में 4 गया भाई 4, 5 1 6 4 10 2 12 में से 6 गया 6, बटा में 4, 4 से कट जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा भाई 16। ये जो लिखा हुआ ये एवरेज ही लिखा हुआ है दोनों का, तो हम यहीं से डिफरेंस ले लेंगे। पहले का 58 आ जाएगा, इन दोनों का आ जाएगा फिर 42, इन दोनों का आ जाएगा फिर भाई 28, लेकिन इनका आएगा नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव लिखा है। और 4 हफ्तों का है, तो 4 से डिवाइड कर दिए। आंसर कितना रहा है, 16। ठीक है, नेक्स्ट। एक संख्या को पहले 4% बढ़ाया जाता है, फिर 40% ना 40% वृद्धि की जाती है, 40% का मतलब होता है भाई 2/5। तो पहले वृद्धि कर दिए, 5 से 7 कर दिए, अब कमी कर दिए, 5 से 3 कर दिए, कमी हो गया। आइए अब देखते हैं, तो 5 में 5 से गुना 25, 7 में 21, 25 को 100 बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 बनाने में 4 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना 21 चौक 84, तो कितने का अंतर हो रहा है, 16%। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, 16% की कमी हो गई है। नेक्स्ट, तो ठीक है, हम लोगों ने आज सारा क्वेश्चन कर लिया। तो इतना ही क्वेश्चन था एनटीपीसी सीबीटी 2 का। ठीक है, हम लोगों ने सारा क्वेश्चन किया एनटीपीसी सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 का जितना भी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा, उसमें हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को कर लिए। तो सीबीटी 2 के लिए ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, तो शायद हो सके कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सके। तो इवनिंग शिफ्ट में जो आपका हुआ था, इवनिंग शिफ्ट में जो हुआ था सीबीटी 1 2018 में जो फॉर्म आया था, और ये एग्ज़ाम हुआ था 28/12/2020 में 3 बजे से 4:30, 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है। एनटीपीसी का 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है। तो उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन थे मैंने कराए हैं। ठीक है, इस आधार पे कराया है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओ तो ये सब क्वेश्चन अगर आप ठीक से देख ले रहे हो कि मैंने सोल्यूशन कैसे किया, बार बार रिपीट करके देखो, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको हर बात समझ में आएगी। और सीबीटी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी में भी काम करेगा। हाँ, एसएससी के सीजीएल, एलडीसी और एनटीएस, इन सब में हमारे हिसाब से ये इन सब में भी आएगा, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं इसमें और कराए हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में भी ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो इसीलिए आप लोग इसको देखिए, एसएससी का एक एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी ये प्रॉफिटेबल है, अच्छा है। आप लोग देखिए और खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, खुद से भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, करिएगा, आपके लिए बेनिफिट देगा वो। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे। आपको एनटीपीसी का जो तीसरा 2 सीरीज हो गया, तीसरा लेके आएंगे जो 28 तारीख या दूसरे किसी भी डेट को होगा, वहाँ पे ये सारा डेट लिखा रहेगा कि किस दिन का एग्ज़ाम है, ये सारा ऐसे हम लिख के देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम सीजीएल पीटी का भी, सीजीएल के पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें 13 अगस्त का भी हम वीडियो तुरंत डालेंगे। 13 अगस्त का जो 3 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसको भी हम जल्द ही डालेंगे। इसमें आप लोग देखते रहिए। ठीक है।
चलिए फिर, थैंक यू।